नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है कि जनवरी में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए साइंस के MCQs की एक सीरीज़ चलाई हुई है, जिसकी ऑलरेडी 4 क्लासेस हम YouTube पर पोस्ट कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं क्लास नंबर 5। फ्रेंड्स, आपको बता देता हूँ कि साइंस की सीरीज़ में हमने सीटेट के प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन साइंस में पूछे गए हैं सभी इंक्लूड किए हैं, और इस वीडियो के साथ आपको कुछ ही देर बाद इसकी PDF भी सीटेट 2024 के ग्रुप में और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आपके आगे आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप AB प्लस और ब्लड ग्रुप बी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए फटाफट, किसी को पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। सर्वग्राही रक्त समूह ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं? सर्वग्राही का मतलब होता है फ्रेंड्स जो हर एक ब्लड ग्रुप का रक्त ले सकता है। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है? ऐसा ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB पॉजिटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव में कोई भी एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं होता। कोई भी एंटीजन और एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता, यानी कि अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव किसी भी रक्त समूह का रक्त ले सकता है। ठीक है, ये जो प्लस का निशान आपको दिख रहा है, AB प्लस लिखा है, इस प्लस का मतलब होता है RH कारक या फिर RH फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में ना कोई एंटीजन होता ना कोई एंटीबॉडी होती, RH फैक्टर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका, इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अपना राइट आंसर कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स, फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। जो इन्फ्लुएंजा रोग होता है किसके कारण होता है वो बताइए। फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि यह एक वायरल श्वसन रोग है। कैसा रोग है? वायरल श्वसन रोग है ये। ठीक है, यह एक वायरल श्वसन रोग है जो विषाणु के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। जैसे कि किसको? हमारी नाक को प्रभावित करेगा, गले को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे अब। यह एक
वायरस जनित, विषाणु जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। ओके, पुरुषों में होने की तुलना में महिलाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रोग बहुत दुर्लभ है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, मायोपिया, किडनी स्टोन, ब्रेन ट्यूमर या फिर कलर ब्लाइंडनेस। बताइए कौन सा ऐसा रोग है जो महिलाओं में बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। राइट आंसर कमेंट कीजिए अपना फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तब तक आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, कलर ब्लाइंडनेस एक रोग है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, रेड और ग्रीन कलर में, रेड एंड ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता, भेद नहीं कर पाता है। ठीक है, उसको पता ही नहीं चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलर ब्लाइंडनेस। ये एक ऐसा रोग है जो महिलाओं में पुरुषों की कंपेयर में बहुत ही कम होता है। ठीक है, यदि किसी पुरुष में 8% ये रोग होगा मेल में, तो फीमेल में कितना होगा? फीमेल में ये होगा ये 0.4%। ठीक है, बहुत ही कम चांस रहते हैं इसके होने के। और बता देता हूँ इसके बारे में, यह एक्स क्रोमोसोम के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? एक्स क्रोमोसोम के माध्यम से ये रोग होता है। ठीक है, और यह एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव रोग है। कैसा रोग है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम के माध्यम से होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव रोग है, और जो जिसको होता है वो लाल और रेड और ग्रीन कलर में भेद नहीं कर पाता व्यक्ति। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नेल पॉलिश रिमूवर में पाया जाता है? फ्रेंड्स, अधिकतर फीमेल को इस क्वेश्चन का पता ही होगा, जो कि वो अक्सर यूज़ करती हैं। और जो नेल पॉलिश रिमूवर की शीशी होती है उसके ऊपर लिखा भी रहता है, कई बार आप देखना उठा के, उसके ऊपर इसका नाम लिखा होता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एसीटोन, बेंजोन, पेट्रोलियम ईथर या फिर एसिटिक एसिड। ये बेंजीन होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक में लिखा गया है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या पाया जाता है नेल पॉलिश रिमूवर में? बताइए। इसमें होता है आपका एसीटोन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। एसीटोन का एक अन्य नाम भी है, क्या बोलते हैं इसको? एसीटोन को, एसीटोन की जगह कुछ और नाम भी दे सकता है, इसको बोलते हैं प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन भी इसको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बारे में एक बात और बता देते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? केमिकल फॉर्म में एसीटोन को कैसे लिखते हैं? C3H6O, C कार्बन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन। ठीक है, बस इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन के बारे में। आई होप कि आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, द्रव तापमापी की तुलना में गैस तापमापी अधिक संवेदनशील होता है क्योंकि गैस द्रव से हल्की होती है, यह द्रव से अधिक फैलता है, इसे प्राप्त करना आसान है, स्थिति को आसानी से नहीं बदलता। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए फटाफट। जो द्रव तापमापी होती है उसकी तुलना में गैस वाली जो तापमापी होती है वो अधिक सेंसिटिव क्यों होती है? बताइए फ्रेंड्स। तब तक आपको बता देते हैं, जो टेम्परेचर जब बढ़ता है तापमापी के अंदर
तो द्रव की कंपेयर में जो गैस होती है, द्रव की कंपेयर में जो गैस होती है अधिक फैलती है। ठीक है, यही कारण है कि अधिक सेंसिटिव होती है ये गैस, तापमापी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, सेशन यदि आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इसका बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिल सके। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें किसके द्वारा देखी जाती हैं? बताइए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या फिर हीलियम? बताइए किसके द्वारा देखी जाती हैं? कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? फटाफट बताइए। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वायुमंडल में, किसके द्वारा वो देखी जाती हैं? बताइए। फ्रेंड्स, वो देखी जाती हैं आपके ऑक्सीजन के द्वारा, यानी कि O2 के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आज का। देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, श्वसन है। बताइए श्वसन क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रक्रिया है, एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है, एनाबोलिक प्रक्रिया है, ये अंतर्जात प्रक्रिया है। बताइए श्वसन एक कैसी प्रक्रिया है? बताइए, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए। तब तक आपको बता देते हैं कि जो श्वसन होता है, श्वसन में क्या होता है? श्वसन में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, और ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज टूटने से क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। किसके रूप में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, और ध्यान रखेंगे जब भी ऊर्जा का निर्माण होगा, ठीक है, तो वो प्रक्रिया कहलाएगी क्या? एंडोथर्मिक प्रक्रिया। ठीक, और जब हम ऊर्जा बाहर से लेंगे, ध्यान रखेंगे, जब हम ऊर्जा बाहर से लेंगे तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक प्रक्रिया। ध्यान रखेंगे, अभी हमने बाहर से ऊर्जा नहीं ली है, अंदर से ऊर्जा का निर्माण हुआ है। अंदर ग्लूकोज टूटेगा तो ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में, इसका ऊर्जा का निर्माण हुआ है, ठीक है, अंदर, तो एंडोथर्मिक प्रक्रिया। और यदि हम ऊर्जा बाहर से ले रहे हैं तो एक्सोथर्मिक प्रक्रिया कहलाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या दिया गया है। एल्कोहलिक किण्वन की क्रिया द्वारा लाया जाता है। एल्कोहलिक किण्वन की क्रिया द्वारा लाया जाता है। बताइए जो किण्वन की प्रक्रिया होती है किसके द्वारा होती है वो? बताइए। यीस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये O2 लिखा है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तब तक आपको बता देते हैं फ्रेंड, जो किण्वन होता है, यह जो क्रिया होती है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, O2 की अनुपस्थिति में होती है। अनुपस्थिति, किण्वन की प्रक्रिया O2 की अनुपस्थिति में होती है, जिसमें क्या होता है? इसमें ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज टूटता है और क्या बनता है? एथेनॉल। यानी कि एथेनॉल किसे बोलते हैं? बताइए, एथेनॉल किसको बोलते हैं? शराब को एथेनॉल बोलते हैं ना। सूत्र क्या होता है? C2H5OH, यानी कि एथिल एल्कोहल भी बोल देते हैं, शराब बोलते हैं इसको।
तो किसके द्वारा होती है? ये होती है यीस्ट के द्वारा प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जो किण्वन की प्रक्रिया होती है यीस्ट के द्वारा होती है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, जिसमें ग्लूकोज टूटता है एथेनॉल में, एथेनॉल बनता है, ठीक है, C2H5OH। क्लियर है? और किण्वन किस किस में होता है, कौन कौन सी क्रिया में किण्वन होता है? आपने देखा जो बियर बनती है, बियर जिसको जिम वगैरह जो करते हैं पीते हैं, बियर में भी किण्वन की प्रक्रिया होती है। वाइन बनती है, ठीक है, वाइन में भी किण्वन की प्रक्रिया होती है। और ब्रेड जो बनती है, ब्रेड जो हम खाते हैं, ब्रेड बनाने में भी किण्वन की प्रक्रिया होती है। ठीक है फ्रेंड्स, केक में भी किण्वन की प्रक्रिया होती है। क्लियर? बस ध्यान रखना है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, जिसमें ग्लूकोज टूटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। हाँ, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा क्वेश्चन। एरोबिक श्वसन के दौरान ग्लूकोज के 1 ग्राम मोल से ऊर्जा का शुद्ध लाभ होता है। बताइए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो ग्लूकोज का 1 ग्राम मोल होता है कितने एटीपी उससे निकलते हैं? बताइए। तो मैं बता देता हूँ आपको, उससे 38 एटीपी निकलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि नेट पूछता है, ठीक है, नेट पूछता है तो 36 एटीपी निकलते हैं। क्या लिख दिया हमने? 36 एटीपी। ठीक, और कुल पूछता है टोटल तो 38 एटीपी निकलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। अवायवीय श्वसन के रूप में शर्करा यानी कि ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन, बताइए क्या बनाएगा? फ्रक्टोज और पानी, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और CO2, पानी और CO2। बताइए। बिल्कुल अभी हमने 2 मिनट पहले ही इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अवायवीय श्वसन के रूप में शर्करा का अपूर्ण विघटन होने से क्या बनता है? बताइए। अभी आपको बताया था कि एथिल एल्कोहल बनेगा किण्वन की प्रक्रिया में, बताया था ना। तो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, शराब और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और सेशन को एक बार प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अंततः ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है? प्रोटीन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, स्टार्च ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? किसी को पता है तो अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, फटाफट कमेंट करते रहिए। तब तक हम आपको इसकी पूरी प्रक्रिया समझा देते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन ताकि लिखने में आसानी रहे। ठीक है, अब समझा देते हैं आपको ये पूरी प्रक्रिया जो होती है किस तरह से होती है। फ्रेंड्स, एक वर्ड होता है ग्लाइकोजेनेसिस, यहाँ लिख देते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है? इसमें जो है यकृत यानी कि लीवर क्या करता है लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ग्लूकोज को क्या कर देता है? ग्लाइकोजन में चेंज, ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ठीक है, किस प्रक्रिया में? ग्लाइकोजेनेसिस में कर देता है। लेकिन ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में पूछा नहीं गया, पूछा किसके बारे में गया है? ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पूछा गया। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया ये इसकी उल्टी हो जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा यकृत के द्वारा, और क्या होगा? इसके साथ ही
रक्त को शुद्ध भी करता है। ठीक है, ब्लड जो होता है, रक्त ब्लड को शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होती है? यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा? इसमें ग्लूकोज, जो ग्लाइकोजन बना है वो वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं, इस तरह का ऑप्शन कहीं दिया गया है, कहीं पे लिखा है का ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन? देखते हैं, प्रोटीन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, काट देंगे। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, इसका मतलब तो हमने आपको बताया कि ये ग्लाइकोजेनेसिस है, ये भी काट देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, स्टार्च ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। फ्रेंड्स, ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, काट देंगे। अब एक ही ऑप्शन आपका बचता है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन हमने तो ऐसा बताया नहीं है आपको। तो फ्रेंड्स बता देते हैं कि क्वेश्चन में लिखा है अंततः, यानी कि फाइनली क्या बनता है, फाइनली ग्लूकोज का क्या बनता है। तो जो अंततः यदि पूछता है तो फाइनली ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रक्रिया में अंततः फाइनली क्या बनता है? जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को 2 या 3 तरह से, किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आज का। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किसके स्टोर हाउस हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, माइटोकॉन्ड्रिया किसके स्टोर हाउस हैं? ग्लाइकोजन के, ग्लूकोज के, एटीपी के, या फिर वसा के? अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए फटाफट, किसी को पता है तो। तब तक आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नेम, इसका अन्य नाम है पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, अन्य नाम है इसका, आपने सुना भी होगा, इसको बोलते हैं पावर हाउस। सुना है? पावर हाउस ऑफ सेल, सुना है ना? और ये पावर हाउस ऑफ जो सेल होता है किसको स्टोर करके रखता है? एटीपी को, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को स्टोर करके रखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर हाउस है इसका एटीपी का। और एक बात बता देते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका खुद का डीएनए होता है, अपना खुद का डीएनए होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका खुद का डीएनए होता है। क्लियर है? आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आज का। देख लेते हैं क्या दिया गया है। हाँ, पर्वतारोहियों को चढ़ाई के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की ज़रूरत होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके साथ समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर कोई हवा मौजूद नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि समुद्र से जब ऊंचाई पर जाते हैं कोई भी हवा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं हम। किसी व्यक्ति को सांस लेने के लिए उपलब्ध हवा की मात्रा जमीनी स्तर पर उपलब्ध हवा से कम है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हवा का तापमान जमीनी स्तर की तुलना में काफ़ी अधिक है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जमीन के स्तर पर टोपी की तुलना में दबाव काफ़ी कम है। तो फ्रेंड्स आपको बता देते हैं कि जब पर्वतारोही ऊपर चढ़ते हैं तो ऊंचाई पर क्या होता है, वहाँ जो दाब क्या होता है,
वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब कम होता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो पर्वतारोही को सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी। यही कारण है कि पर्वतारोही जब पर्वत पर चढ़ते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांस लेने के लिए उपलब्ध हवा की मात्रा जमीनी स्तर पर उपलब्ध हवा से कम है, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 में। ओके, सांस की हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सही प्रतिशत है, बताइए। जो सांस हम लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑक्सीजन 16.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 4.4%, सेकंड में 21% ऑक्सीजन, CO2 4.4%। ऑप्शन नंबर सी में ऑक्सीजन 16.4%, CO2 0.04%। और ऑप्शन डी में दिया गया है ऑक्सीजन 21%, CO2 0.04%। बताइए, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स अपना राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन तो सबको पता ही होना चाहिए। जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? 21%। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। अब बी और डी में हम देखते हैं। ऑक्सीजन दोनों में लिखा है 21%, 21%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, बताइए कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% लेते हैं कि 0.4%? तो बता देते हैं आपको कि हम जो सांस लेते हैं उसमें 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी संश्लेषण होता है, बताइए। एटीपी से माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा क्वेश्चन आ गया है। तब तक आपको बता देते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। उसका स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स इस तरह से कुछ। ठीक है, डबल झिल्ली होती है, इस पर डबल मेम्ब्रेन जिसको कह देते हैं, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है और अंदर कुछ इस तरह से बना होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ बना होता है। तो ये तो होती है इसकी झिल्ली, मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसको बोलते हैं जो बना होता है अंदर, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके जो ये बने होते हैं इस तरह से, ये फोल्ड जो बने होते हैं, फोल्डिंग जो बनी होती है, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। ये जो बने होते हैं ना, ये फोल्डिंग, इनको क्रिस्टी बोलते हैं इन फोल्डिंग्स को। ठीक है, और ये आपको बता ही दिया हमने, इसको बोलते हैं झिल्ली, यानी कि बाहरी झिल्ली बोलते हैं, इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जो बनता है, एटीपी का संश्लेषण कहाँ होता है? बाहरी झिल्ली पर, क्राइस्ट में, मैट्रिक्स में, या इनमें से कोई नहीं। आप में से किसी को पता है तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए फटाफट, 5 सेकंड का आपको समय देते हैं। बताइए फटाफट, कहाँ एटीपी का संश्लेषण होता है? जल्दी बताइए। तो कहाँ बनता है एटीपी? ये बनता है क्राइस्ट में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बनता है क्राइस्ट में, और स्टोर कहाँ होता है? बताइए कहाँ स्टोर होता है? मैट्रिक्स में इकट्ठा हो जाता है। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये इसमें इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, इकट्ठा हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आज का। फ्रेंड्स, सेशन यदि पसंद आ रहा हो तो सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकता है? बताइए।
कल की क्लास में भी हमने इस तरह का क्वेश्चन लिया था, लेकिन उसमें रक्त के जमाव का मानव शरीर के अंदर ना होके बाहर बात की थी हमने। जैसे कोई कट लग जाएगा, चोट लगेगी, तो जो मानव का जो रक्त होता है बहने से रोकता है। क्या होता है ऐसा, कौन सा प्रोटीन होता है, बताया था ना कल, थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन या फिर फाइब्रिनोजेन। अब अंदर की बात हो रही है, जो अंदर जो ब्लड बहता है, कल भी हमने आपको बताया होगा, अंदर जो ब्लड रहता है उसको जमने से कौन ऐसा है जो रोकता है, बताइए। फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन, बताइए। बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें जो मानव शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर के अंदर रक्त का जमाव नहीं होता। यह रक्त को हेपेरिन जमने नहीं देता। ठीक है, हीमोग्लोबिन तो होगा नहीं, हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, जो मानव रक्त में पाया जाता है। और फाइब्रिन भी एक तरह का प्रोटीन है, वो क्या करता है, बाहर जब कट लग जाता है तो उस कट लगने के बाद रक्त को बहने से रोकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होती है, बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, बताइए। जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन, वो किसके प्रदूषण के कारण होती है? फ्रेंड्स आपको तब तक बता देते हैं, जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग पीला पड़ गया है। ठीक है, आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा पीला हो गया है, वो अम्लीय वर्षा के कारण ही ऐसा हुआ है। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। पर्यावरण के कौन से प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि NO तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। क्या रोल है इनका? जो SO2 है, SO2 पानी के साथ मिलकर क्या बनाती है, जल के साथ मिलकर H2SO4 बना देगी। ठीक है, H2SO4 बनाएगी। और नाइट्रस ऑक्साइड क्या करेगी, ये भी पानी के साथ मिलकर क्या बना देगी, HNO3 बना देगी, यानी कि नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो वर्षा का जो जल गिरता है उसके साथ मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जो अम्लीय वर्षा होती है सर्वाधिक कहाँ होती है? यह सर्वाधिक नॉर्वे में होती है। नॉर्वे कंट्री में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि प्रदूषण वहाँ नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। ठीक है, और अम्लीय वर्षा के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो स्टोन कैंसर होता है उसका कारण भी स्टोन कैंसर का कारण भी अम्लीय वर्षा ही है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको अभी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आज की क्लास का देख लेते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सौर सेल में पाया जाता है? सौर सेल तो आप समझती हैं फ्रेंड्स, जो घरों में भी आजकल बहुत ज़्यादा हम लगाने लगे हैं। क्या होता है इससे हमारी बिजली की बचत होती है। ठीक है, बिजली का बिल हमारा कम आता है। डायरेक्ट सोलर एनर्जी हमें मिलती है सूर्य से, जो हमारे घर के लगभग सभी उपकरण को चलाने के लिए सक्षम है कि नहीं? तो बताइए ऐसी कौन सी चीज़ लगी होती है इसमें से? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सिलिकॉन, सेरियम, एस्टेटिन या वेनेडियम। कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर फटाफट राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। क्या लगी होती है सोलर सेल में? सोलर सेल में लगी होती है आपकी सिलिकॉन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, ओके।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक का उदाहरण है? बताइए बताइए फ्रेंड्स, शायद कल या परसों की क्लास में भी हमने आपको इस तरह का क्वेश्चन कराया था। तो उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, आप ध्यान से कल वाली वीडियो देखेंगे और तब हमें बताएंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, हल्दी या फिर उपरोक्त सभी। प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक कौन सा हो जाएगा इसमें से? बताइए। अम्ल क्षार तो आप समझते ही हैं, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होते हैं, एसिड, और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है 14 तक वो होते हैं बेस, यानी कि क्षार होते हैं। ठीक है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हल्दी। प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक कौन है? हल्दी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन के बारे में। पिछली क्लास देखिए, आप कंपेयर कीजिए उसमें और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। उसमें मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन के बारे में क्यों बताया था और इसमें हल्दी के बारे में क्यों कहा गया है। ध्यान से देखिएगा, उसमें प्राकृतिक शब्द नहीं लिखा है। ठीक है, यही डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। ओके, निम्न में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है? बताइए फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन। बताइए, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इंसुलिन तो आपको पता ही होगा, पहले भी कई क्लासेस में डिस्कस हो चुका है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन जो हार्मोन है पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय की बीटा कोशिका से निकलता है। ठीक है, बीटा कोशिका से। और इस हार्मोन का जो सोर्स है ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें? डहेलिया की जड़ से। बताया था ना पहली क्लासेस में भी, डहेलिया की जड़ से प्राप्त होता है। और ये क्या करता है? ये शर्करा लेवल को, ब्लड शर्करा लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पहले ही बताया था हमने आपको, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ हो जाती है। और इसी के लिए आपको बताया था हमने 14 नवंबर में। ठीक है, 14 नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। 14 नवंबर में मधुमेह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन के बारे में भी हमने आपको नहीं बताया तो बता देते हैं। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। और यह हार्मोन दुग्ध निष्कासन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही फ्रेंड्स याद रखेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही लव हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लव हार्मोन भी इसको बोलते हैं। क्लियर है। अब बात आ जाती है एंड्रोजन और एस्ट्रोजन की। तो जो एस्ट्रोजन होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? ये महिला हार्मोन है। ठीक है, जो कि ओवुलेशन यानी कि अंडोत्सर्जन में हेल्प करता है। ये किस में हेल्प करता है? ओवुलेशन में, यानी कि हिंदी में कहें तो अंडोत्सर्जन में हेल्प करता है। ठीक है, और जो महिला में जो बदलाव होते हैं, सेकेंडरी बदलाव होते हैं, उसके लिए एस्ट्रोजन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना इसके बारे में याद रखेंगे। और ये एंड्रोजन एक पुरुष हार्मोन है। ठीक है, ये एक मेल हार्मोन है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इतनी सारी बात इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। गोल्डन राइस निम्न का समृद्ध स्रोत है। बताइए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? किसका समृद्ध स्रोत है, रिच सोर्स है? बताइए, गोल्डन राइस किसका रिच सोर्स है?
बताइए, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। विटामिन ए का, बी का, सी का या फिर के का। आपको बताते हैं फ्रेंड्स, गोल्डन राइस विटामिन ए का रिच सोर्स है, यानी कि समृद्ध सोर्स है। ठीक है, यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है मानव में तो कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। यदि विटामिन बी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं। विटामिन के की कमी हो जाने से कौन सा रक्त हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग का न बनना। और विटामिन ए का नाम क्या है? साइंटिफिक नेम रेटिनोल। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या है? थाइमिन। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम तो हमने अभी अपनी इंस्टाग्राम की क्विज पोस्ट में 2 दिन पहले ही पोस्ट किया था, और यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में भी शायद ये पोस्ट किया हुआ है क्वेश्चन। और विटामिन के का क्या नाम हो जाएगा? बताइए, फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, इतना इसके बारे में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22। फ्रेंड्स पानी पी लेते हैं, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? बताइए। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर टाइटेनियम। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। बताइए किसको बोलते हैं? तो आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, टाइटेनियम। टाइटेनियम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टाइटेनियम धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है। जो ये टाइटेनियम होती है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल कैसी होती है? ये बिल्कुल स्टील के जैसी होती है, स्टील के समान होती है। ठीक है, और क्या होती है? ये बिल्कुल जंग रोधी होती है, रस्ट फ्री होती है, इस पर जंग नहीं लगता। ठीक है, और हल्की होती है। ये क्या होती है? हल्की होती है। इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल स्टील की तरह होगी, जंग नहीं लगेगा इसके ऊपर, रस्ट फ्री होती है और ये हल्की होती है। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में सबसे कठिन कौन सा है? कठिन कह दो या सबसे कठोर, ये पूछा गया है। मतलब ये है कि सबसे कठोर कौन सा पदार्थ है? हीरा है, ग्लास है, क्वार्टज है, ये लोहा है। बताइए, कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबको पता है, सब इसका आंसर दे देंगे। प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे पदार्थ कौन सी चीज़ है? हीरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हीरा सबसे कठोर क्यों होता है? क्योंकि इसमें सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन के बीच बनता है ना, इस तरह से बनता है ना। इसका कोई भी कार्बन टूटने के लिए नहीं, शेष नहीं बचता। यह कार्बन का क्या है? यह कार्बन का एक एलोट्रोप है। ठीक है, हीरा कार्बन का एक एलोट्रोप होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। फिर से एक इजी क्वेश्चन है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg, 90/140 mmHg, 120/160 mmHg, 80/120 mmHg। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, फटाफट कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 120/80 mmHg, मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर। जो 120 होता है, इसमें जो 120 होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक। और जो 80 लिखा होता है, 80 को बोलते हैं डाई सिस्टोलिक।
ठीक है फ्रेंड्स। और जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर, किससे मापते हैं इसको? किसी यंत्र से मापा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है साइंस में। तो उसको नापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। किससे नापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, क्लास यदि पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए और सेशन को एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जब पानी को 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन होगा। फ्रेंड्स, ये 25 बाई मिस्टेक यहाँ प्रिंट हो गया है, ठीक है, इस तरह से है। इसका आयतन होगा, बढ़ेगा, घटेगा, नहीं बदलेगा, ये पहले बढ़ने की तुलना में घटता है। तो आपको समझा देते हैं फ्रेंड्स, जब किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं, किसी तरल को, तो क्या होता है, नॉर्मली गर्म करने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर वो चीज़ फैलती है, ठीक है, यानी कि आयतन उसका क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, यानी कि बढ़ता है। लेकिन पानी के केस में ऐसा नहीं है। 0 डिग्री से जब 4 डिग्री तक जाएंगे तो क्या होगा, उसका आयतन, वो यानी कि वॉल्यूम उसका घटेगा, ठीक है, वॉल्यूम घटेगा और उसका वॉल्यूम तो घटेगा, लेकिन जो घनत्व होता है उसका डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप बताइए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले बढ़ने की तुलना में घटेगा। हमने आपको बताया ना कि बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ेगा नहीं, वो क्या होगा, घटेगा, उसका घनत्व बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, हमने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन लिया है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होगा, देख लीजिए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद उसका जो घनत्व है, डेंसिटी, वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम उसका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ने की जगह पे, बढ़ने की तुलना में वो पहले घटेगा, उसका आयतन 0 से जब 4 तक जाएंगे, और 4 के बाद फिर बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी, जियोलॉजी, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए फ्रेंड्स, हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। आपको सबको अच्छे से पता होगा। ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है ना हड्डियों का, तो किसी ने पढ़ रखा है, किसी को थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो तुरंत से क्लिक कर देगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, ओके। 5 से 30% एसिटिक एसिड से युक्त एक तरल के रूप में जाना जाता है। बताइए, नींबू, बोरिक एसिड, डिटोल या फिर सिरका। बताइए, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? जो अम्ल वाला क्वेश्चन है, अम्ल तथा क्षार वाला, उसमें आपको पढ़ाया गया है कि सिरके में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो 5 से 30% एसिटिक एसिड होगा किसमें? सिरके में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, क्लास यदि पसंद आ रही हो तो क्लास को प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए, आपको पता है तो क्या होगा इसका राइट आंसर। आपने देखा होगा ना, जो कई बार बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, होटल्स में एक सिलेंडर रखा होता है,
रखा होता है ना, तो उसका यूज़ किस लिए करते हैं? आग बुझाने के लिए करते हैं। कौन सी गैस होती है उसमें, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 का यूज़ क्या करते हैं? आग बुझाने के लिए करते हैं। ऐसा क्या करती है CO2 जो आग बुझ जाती है उसके यूज़ करने से? जो CO2 होती है वो क्या करती है? ऑक्सीजन यानी O2 की सप्लाई को काट देती है, O2 की सप्लाई को काट देती है। ठीक है, आपको पता है जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो आग कहाँ से चलेगी? आग चलेगी ही नहीं। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कटते ही आग बंद हो जाएगी। आपने देखा होगा कई बार आग लग जाती है तो उसके ऊपर क्या करते हैं? कोई गीला कपड़ा डाल देते हैं, जिससे उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और आग तुरंत से बुझ जाती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, देख लेते हैं क्या दिया गया है। और ये आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। माइकोलॉजी, ठीक है, इस तरह से पढ़ा होगा आपने। वनस्पति विज्ञान की शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं कवक का, शैवाल का, बैक्टीरिया का या वायरस का। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। किसको बोलते हैं माइकोलॉजी? माइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? कवक का, यानी कि फंजाई का। फंजाई कह दो या फंगी कह दो, कवक का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। वायरस का अध्ययन हम किसमें करते हैं? वायरोलॉजी में। इस तरह से बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी होती है। ठीक है, इस तरह से शैवाल का अध्ययन भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आज का, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, देख लेते हैं क्या दिया गया है। कलर ब्लाइंडनेस, आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी इंक्लूड किया था। वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। हाँ, थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में, लेकिन कुछ मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। जो कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति होगा वो कौन कौन से रंग में भेद नहीं कर पाता है? लाल और हरे में, उसको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो जो लाल रंग की चीज़ है, लाल रंग की कोई वस्तु होगी, उसे किस कलर की दिखाई देगी? येलो दिखाई देगी, ग्रीन दिखाई देगी, ब्लू दिखाई देगी या फिर पर्पल दिखाई देगी? बताइए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए फटाफट, किसी को पता है तो। 5 सेकंड का टाइम आपको देते हैं। कलर ब्लाइंडनेस वाला जो व्यक्ति होता है उसको लाल रंग की वस्तु कैसी दिखाई देगी? फ्रेंड्स आपको पता है जो कलर ब्लाइंडनेस होता है जिस व्यक्ति को, उसको रेलवे वगैरह में जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ सिग्नल्स देखने होते हैं, और सिग्नल का जो कलर होता है मोस्टली रेड और ग्रीन ही होता है, और रेड और ग्रीन कलर में ही कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति भेद नहीं कर पाता। तो बताइए क्यों रखेंगे उसको, फिजिकल में निकाल देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीन। ठीक है, क्लियर है? कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को, सॉरी ग्रीन नहीं, इसका सॉरी हो जाएगा, इसका हो जाएगा पर्पल। इसका हो जाएगा पर्पल। जो लाल रंग होगा उसको पर्पल कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। और सेशन यदि आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि इसका बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिल सके। और इसी तरह की और क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी कोई वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अभी हमारी CTET की क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल पे, जिसमें हमने EVS का पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कर दिया है, और EVS की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने CTET 2024 EVS के नाम से। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और पूरी सभी उसमें लगभग 9 वीडियो हैं, 9 वीडियो में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, और सभी की सभी 9 वीडियो उसकी PDF भी हमने तैयार करके ग्रुप में सेंड की हुई है। अभी भी किसी को PDF नहीं मिली है तो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, YouTube की इस वीडियो पे कमेंट कर सकता है, या फिर हमें मैसेज कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा एम है सभी के लिए एजुकेशन फॉर ऑल। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।
ठीक है। और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए दी अंकित राठी के नाम से। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है अंकित राठी के नाम से। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट हमें कोई भी क्वेरी के लिए मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी हमने अपना चैनल बना रखा है दी_अंकित_राठी के नाम से। वहाँ पर भी हम सभी क्लासेस के सभी यूट्यूब की क्लासेस और PDF सेंड करते रहते हैं एवरीडे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, एक धमाकेदार वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।